गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अशरफी जी, कौशल जी। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। देखो, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। कुछ बच्चों को तो पता भी होगा पहले भी, ठीक है। ये टेलीग्राम लिंक है, इससे सर्च करना, आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे सर्च करोगे साइंस बाय सतेंद्र सर, स्पेलिंग एक एक वर्ड देख के लिखना, ग्रुप तभी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप फॉलो करके देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है मेरा, इसको फॉलो कर लेना। गुड आफ्टरनून मेघा जी, कल्याण जी, विनोद जी, इंजमाम, गोविंद, शाहबाज, पुनीत, संदीप, करण गुड आफ्टरनून, शाहबाज जी गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून, सूरज जी गुड आफ्टरनून। चलो सभी गुड आफ्टरनून, ठीक है। मैं अनुज ठीक हूँ, आप लोग बताइए भाई। बेटा मैंने जो बैच बनाया ना वो GS4 ऐसे नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, उसकी टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। मुझे अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ मैं। तो आप ये ऊपर का नंबर देखे ना कभी। थैंक यू सूर्यकांत जी, येलो टी शर्ट लुकिंग हैंडसम सर, थैंक यू, ठीक है। तो ग्रुप के नंबर पे ना जाए, ठीक है। मैं हरियाणा से हूँ, राजेश जी। जिसमें ऐड किया बिल्कुल ठीक किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन ना लो। आई बात समझ में? हाँ जी, साक्षी जी गुड आफ्टरनून, रूपाली जी गुड आफ्टरनून, शेखर जी गुड आफ्टरनून, गुंजन जी गुड आफ्टरनून, करण, ठीक है। आई एम रेंज ऑफिसर, कमेंट नीचे चला गया भाई। अब मेरा नंबर अब क्या करोगे, ये टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो। हाँ सूरज जी पूछे, एक सवाल का जवाब जानना है। रोहतक से राजेश जी, रोहतक से। सर आपकी डीपी बहुत अच्छी है, थैंक यू साक्षी जी। आज क्या पढ़ाएंगे? GS बेटा क्या पढ़ाएं बताओ, मैथ पढ़ा दें? क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बेटा, और क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। नया चैप्टर थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, कोल एंड पेट्रोलियम पर खत्म किया था। जिस बच्चे को ऐड नहीं गया ना, वो ऐड नहीं हुआ, वो दोबारा मैसेज कर देना, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, जो चीज़ उस पर ग्रुप में मिलेगी वही चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने म्यूट कर रख, मैंने ये इसमें सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ आप लोगों के लिए, अभी मैंने ओपन नहीं किया है, नेक्स्ट वीक में करूँगा, क्योंकि आप लिए ओपन कर दिया। सर आई एम रेंज अपियरिंग PCS का, बेटा PCS मेंस में तो आती ही नहीं केमिस्ट्री, ठीक है, प्री में आती है, तो कुछ टाइम बाद ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये टेलीग्राम लिंक है। अच्छा वेद पढ़ने हैं, ठीक है, कई जन्म लेने पड़ेंगे बेटा वेद पढ़ने के लिए। आपसे कि इतना तो पढ़ा नहीं जाता कि सीजल वगैरह निकल जाए, वेद पढ़ोगे तुम, हैं? हाँ अभी बाद। अच्छा सोनीपत आड़े हो करण जी, एजुकेशन मेरी सोनीपत हुई है SM हिंदू स्कूल में, ठीक है। बता देता हूँ, स्कूल में जाओगे, मेरा ऑल ओवर सोनीपत में 23 रैंक था, ठीक है। बोर्ड पर मेरा नाम दिख जाएगा, आपको चेक करना हो तो देख लेना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम हेडिंग, पेट्रोलियम की मैंने एक लिस्ट बनवाई थी, अब हेडिंग डाल लो पेट्रोल। पेट्रोल, अब ध्यान से सुनना, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो सभी। स्टेटमेंट लिखोगे द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, मैं डिक्टेट करा रहा हूं दोनों के लिए, लिखो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेन नंबर। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिसाइडेड बाय ऑक्टेन नंबर, पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर था? हाइड्रोकार्बन का। और पेट्रोलियम का प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल। तो पेट्रोल भी किसका मिक्सचर होगा? हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। और इसकी क्वालिटी हम डिसाइड कर रहे हैं ऑक्टेन नंबर से, यानी कि जो ऑक्टेन नंबर है वो भी किसका मिक्सचर? आपका हाइड्रोकार्बन का। अब ऑक्टेन नंबर जो होता है ये 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है आपका,
एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन, एन हेप्टेन आइसो ऑक्टेन। ये जो एन हेप्टेन होता है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो होते हैं 7, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो होते हैं आपके 8, ठीक है। इसे जो ऑक्टेन नंबर दिया गया है वो है 0, इसे जो ऑक्टेन नंबर दिया गया है वो है 100, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना आगे। अब ऑक्टेन नंबर निकाला, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है वो किससे डिसाइड करते हैं, आंसर है ऑक्टेन नंबर। दूसरा क्वेश्चन, किस कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, तो सबसे कम नंबर कितना है 0, और ये किसका है एन हेप्टेन, तो सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका हो जाएगा आपका एन हेप्टेन का। अब ये ऑक्टेन नंबर निकाला कैसे जाता है, ऑक्टेन नंबर जो निकाला जाता है वो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज से निकाला जाता है, ठीक है। अगर पेट्रोल के अंदर एन हेप्टेन का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा ना, क्योंकि इसका खुद का ऑक्टेन नंबर कम है, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल होते हैं प्रीमियम पेट्रोल, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, एरोप्लेन्स में, ठीक है। जो कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, तो एरोप्लेन्स में इसका यूज करते हैं प्रीमियम पेट्रोल, तो ये बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल है, ठीक है। तो एक बात बताओ, प्रीमियम पेट्रोल के अंदर एन हेप्टेन होना चाहिए या नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल है। अगर ये एन हेप्टेन इसके अंदर होगा, ठीक है, अगर एन हेप्टेन इसके अंदर हुआ तो अगर एन हेप्टेन इसके नंबर हो जाएगा तो ये क्या कराएगा, ऑक्टेन नंबर को कम कराएगा, और अगर ऑक्टेन नंबर कम हो गया तो क्वालिटी आपकी खराब हो जाएगी। तो प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं मिलता। अब ये जो बॉक्स है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाता हूं। गौतम जी बाद में बताएंगे बेटा, आप तो गुड आफ्टरनून कविता जी, धीरज जी गुड आफ्टरनून। इसको नोट कीजिए जो बॉक्स में है। हाँ कल्याण जी टॉप पर था तभी तो पढ़ा रहे बेटा, ऐसे थोड़ी है। निमिष जी, अच्छा देखो आप में से किसी बच्चे की एक बार कॉल आई थी, बहुत बच्चों की कॉल आती है कि सर ऐप नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा बैच एक्टिवेट नहीं हुआ। बेटा एक बात बताऊं, कई बार ऐसा हम बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, और मेरा टेक्निकल टीम से कोई मतलब नहीं है। किसी को ज्यादा दिक्कत आ, ऐप नहीं चल रहा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पास जब कॉल करें तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो ही कॉल करें, ठीक है। ये ना पूछे कि मेरा ऐप नहीं चल रहा सर मैं क्या करूं, वो फोन नहीं उठा रहे, बेटा उसमें मेरा कोई रोल नहीं, मैं पढ़ाता हूं बस, ठीक है। एंटी नॉकिंग कंपाउंड कल्याण जी अभी पढ़ाऊंगा। राजत जी इससे पहले एक स्टेटमेंट लिखवाइए, बस एक पॉइंट लिखवाया। बाइक में तो बेटा नॉर्मल पेट्रोल होता है वो। अच्छा करण जी ये सबसे बहुत बढ़िया बेटा, नाइस लुक सर, थैंक यू। केमिस्ट्री बहुत लेक्चर चलेंगे, 20 तो मान के चलो, 20 तो चली जाएंगे, 20 लेक्चर तो होंगे ही होंगे कम से कम, ये मान के चलो, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रीमियम पेट्रोल, एक मिनट नेक्स्ट पॉइंट ये लिखोगे, एन हेप्टेन हैविंग द लिस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन हैविंग द लिस्ट ऑक्टेन नंबर, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम होती है। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो भाई आपकी वाली ऐप में होगा और कहाँ होगा फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है। नेक्स्ट वन लिखो, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट, इन प्रीमियम पेट्रोल एन हेप्टेन इज एब्सेंट। हिंदी में लिखोगे, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता, प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन नहीं होता। यू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेल, थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू पूजा जी, ठीक है। गुड आफ्टरनून पल्लवी, सुशील जी, धीरज जी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन लिखोगे, प्रीमियम पेट्रोल इज यूज्ड इन एरोप्लेन्स, प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग
प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब एक चीज देखो, अगर पेट्रोल का कंबशन कराते हैं, पेट्रोल का कंबशन कराया, दहन कराया, ठीक है, तो अगर पेट्रोल का कंबशन कराने से साउंड ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो उस पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होगी या खराब? साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्वालिटी खराब होगी, और अगर क्वालिटी खराब होगी यानी कि कम होगी, तो क्वालिटी कम होगी तो ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा? कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली रिलेशन है। तो क्वालिटी खराब तो ऑक्टेन नंबर भी कम। तो एक चीज देखो, साउंड में और ऑक्टेन नंबर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साउंड के। अब देखो, अगर आपको किसी भी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है तो ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ा सकते हो आप? साउंड को कम करके। तो साउंड करके हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो साउंड को कम करने के लिए क्या करते हैं? पेट्रोल के अंदर एक कंपाउंड मिक्स करते हैं जिसका नाम है एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो इसका एंटी नॉकिंग कंपाउंड का पर्पज क्या होता है? साउंड को कम करना। तो ये जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड है इसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे, ये साउंड को कम करेगा। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछ लेते हैं कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो होता है ये होता कौन सा जो हम पेट्रोल में मिक्स करते हैं? तो ये होता है आपका टेल। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। फुल फॉर्म है इसकी टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, अब देखो, अब इसके यूज से क्या हुआ? साउंड तो कम हो गई, ऑक्टेन नंबर बढ़ गया, लेकिन साइड इफेक्ट क्या आया? पेट्रोल से जो धुआं निकलता है, इस धुएं में गैस कौन सी निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, मेटल कौन सा निकलता है? पूरे पेट्रोल के स्ट्रक्चर में देखो यहां पर आया मेटल, तो मेटल कौन सा निकलता है आपका? लेड, सीसा। तो इस लेड रिलीज होने से हुआ क्या? बाद में पता चला कि इस लेड से होता है कैंसर। तो जब ये पता चला कि लेड से कैंसर होता है तो अब इस पर बैन लगा दिया गया है, अब इसका यूज नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पर लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। अगर स्कूटी वाली पर ध्यान ना हो तो, है ना, ध्यान तो स्कूटी वाली पर रहता है, यहाँ कहाँ जाएगा? ठीक है, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप पर लिखा नहीं होता, वहां पर यूज होता रहता है। इंडिया में होता क्या? बैन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना, यूज तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएंगे? एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन सा होता है? पेट्रोल से धातु कौन सी निकलती है? कैंसर किससे होता है? पेट्रोल में ऐसा कौन सी धातु है जिससे कैंसर होता है? तो आंसर होगा लेड। तो ये तीनों पॉइंट नोट कीजिए जल्दी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और नोट करते ही बता दिए, फिर आगे पढ़ेंगे। अशोक बेटा, मैंने GS16 बिल्कुल शुरू से पढ़ाया है। पहली क्लास सुन लो, पहली क्लास हुई थी सैटरडे को, दूसरी क्लास संडे को, तीसरी क्लास संडे को, 3 क्लासेस हो चुकी हैं आप लोगों की। अच्छा, ग्रुप ओपन नहीं करें ना? हाँ ठीक है, ओपन नहीं करें क्योंकि ओपन करने से बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लवली जी, चलो मैं आज बोल दूंगा, ठीक है, फर्स्ट वीडियो के बारे में मैं बोल दूंगा, जिसके अगर नहीं हुई होगी तो मैं डलवा देता हूँ। अच्छा करण जी, IPS की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, करते रहो, अच्छी बात है, तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन अच्छे से तैयारी करना, सिलेक्शन लेना। अरे वाटरमेलन मॉडल से क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों को पता है? वाटरमेलन मॉडल का नाम, वाटरमेलन मॉडल किसे बोलते हैं? जे थॉमसन मॉडल को। ठीक है, सिलेबस बता देंगे आज। रेसिंग बाइक्स में डलती है रजत जी प्रीमियम पेट्रोल, जो रेसिंग वाली बाइक्स में। आरंदी बुड्ढा भी रोहतक से है। लव यू ऑल बेटा, लिखो जल्दी, नोट करो, कोई PDF नहीं मिलेगी, ये रही PDF, नोट्स बनाओ जल्दी। साउंड प्रॉब्लम हो रही है बेटा, कानों का इलाज कराओ, क्योंकि बाकी को नहीं हो रही ना, तो या तो आपके नेटवर्क में इशू है। जिसके पास साइंस स्पेशल है, मेरे वाला जो मुझसे साइंस स्पेशल बैच में पढ़ते हैं, वो ये वाला बैच बेशक ना पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीरियस के लिए सफिशिएंट नहीं है ये, सीरियस के लिए साइंस स्पेशल। ले हाँ पढ़ाता हूँ, 11th और 12th भी पढ़ाता हूँ।
11 12 भी पढ़ाता हूँ, IIT भी पढ़ाता हूँ, नीट भी पढ़ाता हूँ बेटा, BSc कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाता हूँ। हो गया, चलो देखो अब आगे। अब मुझे एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दो पेट्रोल हमारे पास P1 और P2, इसमें लेड ज्यादा है P1 में और P2 में लेड कम है। आपको ये बताना है कौन से पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, P1 का ज्यादा होगा या P2 का? बताओ, P1 पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा या P2 का ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल मिलना करण जी, इंतजार रहेगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। अरे शिव जी, मिसाइल में वो साइंस एंड टेक का पार्ट होता है, यो यूपीएससी में आता है, मिसाइल में क्या होता है, ठीक है, यहाँ नहीं आता। बीपीएससी हो जाएगा कवर। बताओ जल्दी। P1 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 P1, हाँ CHSL कवर होगा। देखो जो एग्जाम कवर करेंगे ना, इससे बता देता हूँ मैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का जितना थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो सारा कवर होगा, ठीक है। अच्छा, और जो ये सीडीएस वगैरह है ये 80% कवर हो जाएगा, टेंशन ना लो। एनडीए जो है ये 90% हो जाएगा। और कोई एग्जाम, स्टेट पीसीएस हो जाएगा, स्टेट जो पीसीएस है ये सारा कवर होगा, ये है, ठीक है। अब दोबारा मत पूछना कौन सा एग्जाम कवर होगा कौन सा नहीं होगा, जो छोटे मोटे एग्जाम है वो तो कवर हो ही जाएंगे। पढ़ने की स्ट्रेटेजी बेटा यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखना, मेरे यूट्यूब चैनल पर हाउ टू क्रैक सीजीएल 2018, वहां पर स्ट्रेटेजी बता रखी। देखो मेरी बात, अब देखो ऑक्टेन नंबर जो था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साउंड के। आपको ये बताना ना किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, तो किसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, जिससे साउंड कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब एक चीज देखना, एंटी नॉकिंग कंपाउंड कौन सा यूज किया था अभी? लेड यूज किया था ना, लेड था ना। तो लेड से, लेड क्या करता है, साउंड को कम करता है, ठीक है। लेड क्या करेगा, लेड जो होता है जितना लेड ज्यादा होगा, लेड जितना ज्यादा होगा साउंड उतनी ही कम होगी, ठीक है। और साउंड जितनी कम होगी उतना ही ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, देख सकते हो, साउंड जितनी कम होगी ऑक्टेन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। तो देखना लेड में और ऑक्टेन नंबर में क्या रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लिखोगे ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लेड, ऑक्टेन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ लेड, नोट कीजिए। दो बजे से था नितिन जी, 2:30 बजे से कहा था? न्यूमेरिकल बेटा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल से कर लेना, नहीं तो मैं साइंस स्पेशल में कराता हूँ, समझा करो इस बात को, बच्चे नहीं हो आप लोग, इसको नोट करो। अब देखो पेट्रोल का यूज किस में करते हैं हम, हल्के वाहनों में। तो जल्दी से लिखना, पेट्रोल इज यूज्ड इन लाइटर व्हीकल्स, इन लाइटर व्हीकल्स। हिंदी में लिखोगे पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है। पेट्रोल का प्रयोग, एटीएफ आएगा अभी, पेट्रोल का प्रयोग हल्के वाहनों में किया जाता है, ठीक है। और पेट्रोल का यूज कहाँ करते हैं हम, जिस इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है। तो पेट्रोल इंजन जितने होंगे उसके अंदर स्पार्क प्लग होता है। जैसे बाइक में आप लोगों ने देखा हो, जब आप किक मारते तो कई बार स्टार्ट नहीं होती आपकी बाइक, तो आप क्या करते हो, स्पार्क प्लग को बाहर निकाल के देखते हो, उसमें चिंगारी उठती है। तो जितने भी पेट्रोल इंजन होंगे उसमें कौन सा प्लग होता है आपका, स्पार्क प्लग होता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नेम बता देंगे, बता रखा है पहले भी, लिखोगे जल्दी। इन पेट्रोल इंजन्स स्पार्क प्लग इज यूज्ड, हिंदी में लिखोगे पेट्रोल इंजनों में स्पार्क प्लग का प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल इंजनों में स्पार्क का प्रयोग किया जाता है। अशोक जी मैं एक बार बता चुका हूँ बेटा, बार बार कमेंट मत करो, बोल देने वीडियो जो पहले वाली वीडियो में डलवा दूँ, आप तो पीछे पड़े हुए हो। मैंने आप लोगों ने क्लास नहीं की उस टाइम पर, मेरी क्या गलती है। साइंस बेटा, साइंस डेली क्लास स्टूडियो से लेना पॉसिबल नहीं है,
इस बात को समझो। कोरोना फैला हुआ यहाँ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ आसपास में मुखर्जी नगर में, ठीक है। तो पता चला कोरोना हो गया, ले लो क्लास, फिर आप कह रहे हो फिर लेते रहना क्लास, कोई और ही पढ़ाएगा। रोहित जी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, आपका कुछ नहीं हो सकता। क्लासेस रेगुलर करोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, बीच बीच में से क्लासेस करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा। अब आगे देखो, देखो पेट्रोल से जो आग लगती है उसे हम पानी से बुझा सकते हैं या नहीं? नहीं बुझा सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये पेट्रोल है, इसमें आग लगी हुई है, आपने इसमें वाटर डाला, तो वाटर क्या हुआ, वाटर जो होता है वो पेट्रोल में इनसोल्यूबल होता है, अघुलनशील होता है। तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस पर ही रहेगा। तो सरफेस में जैसे आग लग रही तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इस टेम्परेचर से क्या बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो बॉन्ड्स आपके टूट जाएंगे, और टूटने से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और ऑक्सीजन क्या करेगी, कंबशन में और हेल्प करेगी। आप पानी डालोगे आग और ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो पेट्रोल से लगने वाली आग को पानी से नहीं बुझा सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? क्योंकि वाटर जो होता है इसमें इनसोल्यूबल होता है। तो फिर इसके लिए हमें एक फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो पेट्रोल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए या तो मिट्टी का यूज करो, नहीं तो हम यूज करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, ठीक है। तो लिखोगे हिंदी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, फॉर पेट्रोल फायर, फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, हिंदी वाले लिखो पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर वाटर इज नॉट यूज्ड, पेट्रोल से लगने वाली आग को पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज पेट्रोल एंड वाटर, बिकॉज पेट्रोल एंड वाटर are insoluble, because petrol and water are insoluble to each other, are insoluble to each other। क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते, क्योंकि पेट्रोल और जल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते, ठीक है। कल्याण जी यहाँ पर इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। बीटेक नहीं करनी, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है। सुमित्रा जी आज क्लास बेटा 2 बजे से थी। नेक्स्ट वन लिखोगे, फॉर पेट्रोल फायर, पेट्रोल से लगने वाली आग को, फॉर पेट्रोल फायर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड। पेट्रोल से लगने वाली आग को, पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के, पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को झाग प्रकार के अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। आज एक ही क्लास है केमिस्ट्री की। रॉकेट फ्यूल बताएंगे अभी क्या होता है। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन को बोलते हैं जी रॉकेट फ्यूल, क्योंकि वो वोलेटाइल होता है इसलिए खुले में नहीं रखते। गुरुजी बुलेट फायर कैसे मारती है, क्या पूछ रहे हो विपिन जी, क्वेश्चन क्लियर नहीं। ईथर नहीं रेणु जी, इथेनॉल, ईथर नहीं इथेनॉल बोला जाता, लिखवाऊंगा उसे, ठीक है। तो ये सब था पेट्रोल के बारे में। अब नोट करके देखो, एक पॉइंट लिख लो, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिक्सचर यूज करते हैं। तो जब हम पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिक्सचर यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं गैसोहोल। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है गैसोहोल किसे बोलते हैं, तो पेट्रोल प्लस इथेनॉल, ये जो मिक्सचर आता है इस मिक्सचर को नाम दिया गया है गैसोहोल, ठीक है। हाँ निशा जी, एनडीए के लिए मैथ भी जरूरी है, 11th-12th वाला मैथ आता है एनडीए में। तो इरफान जी कह रहे हैं सर बढ़िया टॉपिक करवाओ, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। बेटा आपने बहुत एग्जाम दिए हैं ना,
बचपन से एग्जाम ही देते आ रहे हो, एंट्रेंस के एग्जाम दिए हैं कभी? कभी बुक्स उठा कर देखी हैं? कुछ पता नहीं और हवा में तीर मारने लग जाते हो, ये नहीं आता वो नहीं आता, तभी तो सिलेक्शन नहीं होता। जो पढ़ा रहा हूँ ना चुपचाप पढ़ लो, सब पेपर में आता है, ठीक है? आपको तो वैसे इरफान जी आपको तो पता ही है बेटा एग्जाम में क्या आता, वही पढ़ लो ना, फिर फालतू क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है? वो सोल्यूबल है साक्षी जी पेट्रोल में, ठीक है? पेट्रोल जो होता है नॉन पोलर सोलवेंट होता है, इसके अंदर आप नॉन पोलर सोलवेंट यूज कर लो आग बुझाने के लिए, ठीक है? तो उससे बुझ जाएगी, उसमें यही पदार्थ यूज होता है। हेडिंग डालोगे डीजल, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ डीजल, द क्वालिटी ऑफ डीजल, द क्वालिटी ऑफ डीजल is decided by cetane number, is decided by cetane number। हिंदी में लिखोगे डीजल की गुणवत्ता, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। आता है सर जी, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, थैंक यू रणधीर जी। हाँ जी, बीपीएससी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी, ठीक है? अब देखो सीटेन नंबर हिंदी में लिख चुके होगे ना, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से, डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से पता की जाती है। सीटेन संख्या से पता की जाती है। बेटा हर सब्सटेंस का पीएच नहीं होता, पीएच जो होता है वो एसिड या बेस का ही होता है। देखो सीटेन नंबर जो होता है, जैसे ऑक्टेन नंबर जो था वो 2 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर था, उसी तरीके से सीटेन नंबर भी 2 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। एक होता है आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, दूसरा है हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन। हेक्साडेकेन में कार्बन होते हैं आपके 16, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन में कार्बन होते हैं आपके 11, ठीक है? इसका जो सीटेन नंबर होता है वो होता है 0, इसका सीटेन नंबर होता है 100। देखो डीजल से सिर्फ आज तक एक ही क्वेश्चन बनता है कि डीजल की जो क्वालिटी है वो किससे डिसाइड की जाती है? सीटेन नंबर से। दूसरा, अब ये पूछा नहीं गया कि सीटेन नंबर किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, कौन से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, लेकिन हम एक स्टेप आगे ही पढ़ेंगे, क्या पता पूछ लें, ठीक है? अब पेट्रोल के पेट्रोल का यूज किस में करते थे हम? लाइटर व्हीकल्स में, तो इसका यूज करते हैं हम हेवियर व्हीकल्स में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन हेवियर व्हीकल्स, इट इज यूज्ड इन हेवियर व्हीकल्स। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है। इसका प्रयोग भारी वाहनों में किया जाता है, ठीक है? अब पेट्रोल के दहन से, पेट्रोल के कंबशन से कौन सी गैस निकलती थी? कार्बन मोनोऑक्साइड। डीजल से कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिखोगे फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल, फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल, डीजल के दहन से, डीजल के दहन से, फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल, डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फ्रॉम द कंबशन ऑफ डीजल SO2 गैस इज रिलीज्ड, SO2 गैस इज रिलीज्ड, SO2 गैस इज रिलीज्ड, ठीक है? जल्दी नोट कीजिए और नोट करते ही बता दीजिए कि आप नोट कर चुके। साइंस स्पेशल में नितिन सर लेते हैं बेटा फिजिक्स। ऑक्टेन, रजत जी आप लेट आए होगे, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑक्टेन नंबर क्या होता है पेट्रोल में? हाँ NOx, ये भी लिख लो, सल्फर डाइऑक्साइड, और लिख लो
लिख लो, ये भी लिख लो, एंड NOx, दोनों लिख लो भाई, सही कह रहे हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है। शिवम, सन में फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, नोट कर चुके। अब देखो एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन और बनता है, ये नेपथलीन बोल्स आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है, नेपथलीन बोल्स देखी होंगी सभी ने। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो नेपथलीन होता है ये किसका प्रोडक्ट होता है। अब मेरी बात, एक बात का आंसर बताना, कोल तार का यूज कहां करते हैं, तार कोल जिसे बोलते हैं, सभी को पता होगा। बताता हूं, इथेनॉल का गैस फंक्शन बताता हूं, क्या फंक्शन होता है पेट्रोल के अंदर, बताता हूं, रुक जाओ 2 मिनट रुको। महावीर जी क्या नाम था, जो भी था, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो देखो, कोल तार का यूज कहां करते हैं, सड़क बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है, जो नेपथलीन होता है ये किसका प्रोडक्ट होता है, तो जो नेपथलीन होता है वो आपका तारकोल का प्रोडक्ट होता है। तो नोट करके लिखोगे, नेपथलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, नेपथलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, नेपथलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ, नेपथलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार, नेपथलीन इज द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार। हिंदी में लिखोगे, नेपथलीन, नेपथलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है, नेपथलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। देखो, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का यूज क्यों करते, मेरी बात सुनो, इथेनॉल जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट -120 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो कोल्ड कंट्रीज होती है ना, ठंडे प्रदेश जहां पर बर्फ वगैरह गिरती है, तो कहीं पेट्रोल जम ना जाए, अगर पेट्रोल जम गया तो काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कराने के लिए उसके अंदर मिक्स करते हैं इथेनॉल, ये रोल होता है पेट्रोल के अंदर इथेनॉल का, वो पेट्रोल को जमने नहीं देगा। हाँ नीलिमा जी, क्लास लाइव है, गुड मॉर्निंग नहीं रजनीश जी, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। अच्छा, आपकी गुड मॉर्निंग हुई होगी है ना, अभी उठे हो गए, रात को लेट तक पड़े हो गए। अशोक जी, लास्ट बार बोल रहा हूँ बेटा, सुन लो, डेमो क्लास नहीं है आपकी ऐप में तो मैं आज बोल दूंगा, डल जाएगी, लेकिन बार बार ये मैसेज ना करो, इरिटेट ना करो, पढ़ाने में मजा नहीं आता फिर। नोटेड सर, बहुत बढ़िया, बस पढ़ाने आते हैं यहाँ। आपने एक बार, मैंने आपको रिपीट भी कर दिया, 2-3 बार बोल भी दिया, अभी डलवा देंगे डलवा देंगे डलवा देंगे, पर आप तो दूर तो है ना, और लगता और कुछ लिखना नहीं आता क्या बेटा। देखो, परेशान ना करो, अच्छे से पढ़ो, मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो नेक्स्ट आता है कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, इसका यूज तो सभी को पता ही होगा, कहाँ यूज करते हैं, आग लगाने में है ना, वो और वो तो पहले ही लगी हुई है ना, स्टोव्स वगैरह में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, जो चीजें नॉर्मल चीजें होती है, जो आपको पता होती है वो मैं नहीं लिखवाता, और वो पेपर में आती भी नहीं, ठीक है। देखो क्या था, कैरोसिन ऑयल, देखो एक होता है प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, ठीक है। देखो इसका यूज कहाँ करते हैं हम, हेलीकॉप्टर्स में यूज करते हैं और जेट प्लेन्स में यूज करते हैं। हॉलीवुड में, हॉलीवुड की मूवीज देखते होगे आप लोग, ठीक है, तो हॉलीवुड की मूवीज में देखना हेलीकॉप्टर का सीन आप लोगों ने देखा होगा ना, हाँ। और हेलीकॉप्टर के बाहर कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वो देखे आप लोगों ने, वो तो नहीं देखे होंगे, क्यों, क्योंकि आपका ध्यान तो अंदर है, वो क्या रहा है ना, ठीक है। तो देखो उसके ऊपर लिखा होता है ATF, बाहर का भी ध्यान से देखना, ठीक है। ATF की फुल फॉर्म होती है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो क्या है, प्रीमियम कैरोसिन ऑयल, और प्रीमियम कैरोसिन ऑयल का दूसरा नाम होता है आपका ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये नोट कर लो एज इट इज, ठीक है। हाजी सुब्रो जी, कवर होगा, PCS आपका कोई भी एग्जाम हो सब कवर होगा। प्रीमियम मतलब प्रीमियम रुपीस जी। सुबोध जी, कोल तार नहीं देखा, तारकोल देखा, तारकोल, तारकोल भी नहीं देखा, तारकोल कोई कोल तार बोलते हैं। हेक्साडेकेन एक हाइड्रोकार्बन, आप लेट आए हो सुमित्रा जी, इसलिए आपको दिक्कत होगी, उसको छोड़ दो, पेट्रोल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा हेक्साडेकेन क्या है। नहीं प्रियांशु जी, प्रीमियम डीजल नहीं होता, देखा है रूपाली जी, चलो बहुत बढ़िया, देखा है तो। बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री, थैंक यू बेटा, आप लोगों का बस आपको समझ में आना चाहिए। कुछ बच्चे तो मुझसे परेशान भी बहुत होते हैं, ठीक है, पर मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। अब 1-2 को ना आए तो 1-2 के चक्कर में बाकी को तो खराब नहीं कर सकते ना।
नंदन जी पिटोगे क्या? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते, दिल्ली में OD1 क्या होता है, क्यों होता है? अरे मूर्ख को पढ़ाई करो ना। फालतू क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे अब आप लोगों को, ठीक है? नोट कर चुके होगे। आगे देखो, पेट्रोलियम गैस अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पेट्रोलियम गैस में अगला टॉपिक गैसेस का है, उसमें पढ़ा दूंगा। LPG के बारे में वहां पर पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पेट्रोलियम ईथर। कपड़ों पर जो ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है पेट्रोलियम ईथर का। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। इसका प्रयोग शुष्क धुलाई में किया जाता है। अरे रोहित जी कमेंट पहुंच रहा है, नोटेड है ना? चलो आगे देखो। नेक्स्ट आता है लुब्रिकेंट स्नेहक। लुब्रिकेंट स्नेहक। देखो लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या होता है सभी को पता होगा, फ्रिक्शन को कम करना, घर्षण को कम करना। तो लिखोगे इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। हिंदी में लिखोगे यह घर्षण को कम करता है। यह घर्षण को कम करता है। यह घर्षण को कम करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। यह घर्षण को कम करता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। यह घर्षण को कम करता है। ठीक है। अब देखो लुब्रिकेंट जो होते हैं ये किस स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट में होंगे। लेकिन एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो सॉलिड स्टेट में है। ये आपसे पूछते हैं कि सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा होता है, ठोस स्नेहक कौन सा है? सॉलिड लुब्रिकेंट, ठोस स्नेहक, ये कौन सा होता है? ये होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करके नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स। अब देखो जो पैराफिन वैक्स है, ये पैराफिन वैक्स किसका प्रोडक्ट है? आपका पेट्रोलियम का। ये सारे ही प्रोडक्ट पेट्रोलियम के थे ना, तो ये भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम रख दिया गया पेट्रोलियम वैक्स। तो लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इट इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। इट इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम वैक्स। हिंदी में लिखोगे
इसे पेट्रोलियम मोम के नाम से जाना जाता है। वैक्स का मतलब मोम, इसे पेट्रोलियम। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड इन एसएससी जेई। चलो देखा, जो कह रहे थे नहीं आता, ये बता ही रहे, खुद ही बता रहे। आई एम योर बिग फैन गुरुजी, सूर्या फ्रॉम रेली। ओके सूर्या जी। सर यू हैव वेरी सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू शेखर जी। पैराफिन वैक्स का मतलब बेटा, पैराफिन वैक्स वैक्स होता है, इसका नाम रखा गया है, जैसे आपका नाम मुंह में इसक्यों, आपके माँ बाप ने रखा इसलिए है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन को कम करे उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम लुब्रिकेंट। जैसे आप इंजन ऑयल्स वगैरह डालते हो ना बाइक्स में, वो लुब्रिकेंट होते हैं। ईथर क्या होता है? ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जी, ये वाला। जिस कंपाउंड में ये ग्रुप होगा उसको ईथर बोलते हैं अनुष्का जी, ठीक है। अब देखो इसका यूज कहां करते हैं हम? कैंडल्स बनाने में, ग्रीस बनाने में, वैसलिन बनाने में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, ग्रीस, कैंडल्स, ग्रीस, वैसलीन एटसेट्रा। इसका प्रयोग मोमबत्ती, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस इत्यादि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग मोमबत्ती, ग्रीस, वैसलीन इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत रेयरली कम टीचर पढ़ाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम, तो को पता ही नहीं सिलेबस में भी है, ठीक है। तो जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं आता, तो चुपचाप लिख लें। केमिस्ट्री गुड फादर, थैंक यू बेटा। हिंदी में लिखोगे इसका प्रयोग मोमबत्ती, इसका प्रयोग मोमबत्ती, वैसलीन, मोमबत्ती, वैसलीन, गैस इत्यादि बनाने में किया जाता है। परफ्यूम नहीं, परफ्यूम इथाइल एसीटेट से बनते हैं। नहीं सोरोजी, मैं उस प्लेटफॉर्म पर नहीं हूं। लव यू बेटा मैक, ठीक है। अब नोट कर लो इसको। रजनीश जी, हेलीकॉप्टर में जो फ्यूल यूज हो रहा है ना, उसको प्रीमियम केरोसिन ऑयल बोलते हैं। वो केरोसिन ऑयल का ही एक प्यूरिफाई वर्जन होता है, ठीक है। सर बेस्ट टीचिंग एवर, थैंक यू प्रियंका जी। ड्राई क्लीनिंग नहीं सुना? सचिन जी कपड़ों पर ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, नहीं सुना तो बेटा कौन सी दुनिया में रहते हो। देखो एसफाल्ट, कोलतार, नेक्स्ट है एसफाल्ट, कोलतार, एसफाल्ट, कोलतार। इसका यूज मैंने बता दिया, सड़क बनाने में करते हैं, ये सभी को पता है। तो ये सब यूज, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केमिकल नेम नहीं है अनुष्का जी इनके, ठीक है। एसफाल्ट, कोलतार, ठीक है। तो इसका यूज कहां करते हैं हम? सड़क बनाने में। दूसरा एक मैं बता चुका हूं, नेफ्थलीन इसका प्रोडक्ट है। तीसरा इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको बिटुमिन बोलते हैं, लिख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज बिटुमिन, इट इज ऑल्सो नोन एज बिटुमिन। हिंदी में लिखोगे इसे बिटुमन, बिटुमिन के नाम से जाना जाता है। इसे 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 बिटुमिन के नाम से जाना जाता है। काश आपसे पहले पढ़ा होता तो हम लोग भी केमिस्ट्री में होते। बहुत सारा न्यू इन्फॉर्मेशन मिला सर, थैंक यू, वेलकम जी, ठीक है। एमजी को जलाते वक्त येलो कलर का फ्लेम, ठीक है। अब एक लास्ट था पेट्रोलियम कोक, उसका कोई यूज नहीं है जिससे आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बने। तो कोल एंड पेट्रोलियम ये आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट पूछना तो बता दो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा।
लव यू बेटा मयंक, गुरुग्राम से। फादर ऑफ केमिस्ट्री तुम्हारे सामने खड़ा है आनंद, एसएससी वाली फील्ड में इनमें एंटोनी लेवेजियर होता। आगे पढ़ाऊंगा, अभी टेंशन ना लो, पढ़ाऊंगा, सब कुछ आएगा आगे। एंटोनी लेवेजियर। फिजा जी कमेंट आ रहे हैं आपके। रविंद्रा जी आज मैसेज कर दीजिए, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं दोबारा कर देना। जिन्होंने 1-2 दिन पहले मैसेज किया था वो ऐड नहीं हुए अब तक, वो कर देना आज मैसेज। व्हाइट कोल बता चुका हूं, जो सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉलीमर्स वगैरह कराऊंगा, टेंशन ना लो। हेडिंग डालोगे गैसेस। गैसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या होती है? तत्वों की स्थिरता। एक तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर सकते हो, उसी का यूज करेंगे। 2 तरीके हैं देखो। पहले तो ये बताओ, ये जो वर्ड स्टेबिलिटी होता है, इस स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? ये मत बोलना सर स्टेबिलिटी, इसमें क्या? स्टेबिलिटी स्थिरता। मैं पूछूंगा स्थिरता, सर स्थिरता स्टेबिलिटी है ना। देखो केमिस्ट्री में अगर आप किसी चीज को स्टेबल बोलते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगी। जो अनस्टेबल चीजें होती हैं वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन में भाग लेती है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगी नॉर्मल कंडीशन में, अनस्टेबल है तो स्टेबल होने के लिए नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन करेगी। क्लियर है? ये टॉपिक से हटकर डाउट है हिमांशु जी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लेना। अब देखो 2 तरीके हैं। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल? ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी, जिस सिस्टम में ऊर्जा ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आप किसी सिस्टम की अगर ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, एनर्जी को बढ़ा रहे हो, तो एनर्जी को बढ़ाने से स्टेबिलिटी कम होती है। तो एनर्जी में और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स। सर आपने YouTube पे तो इंग्लिश वोकैबुलरी स्टार्ट कर रखी थी, अब अचानक साइंस पढ़ाते। आनंद जी साइंस तो मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मुझे आते बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मानस जी बहुत बढ़िया कमेंट है आपका, थैंक यू। तो देखो, तो अगर हम एनर्जी को बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी? कम होगी। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। स्टेबिलिटी जो होती है किसी भी सिस्टम की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 सिस्टम है, एक में एनर्जी 10 जूल, एक दूसरा सिस्टम है जिसमें एनर्जी 20 जूल, ठीक है। तो ये बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। ये वाला जो सिस्टम है ये आपका मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर अगला तरीका बताता हूं कैसे डिसाइड करोगे। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू मानस जी। मानस जी कह रहे हैं बस टीचर, मैं कह रहा हूं थैंक यू बेटा, अच्छी बात है, ठीक है। कह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मानस जी के कॉन्सेप्ट मुझसे ज्यादा क्लियर है, फिर भी वो पढ़ रहे हैं। देखो थैंक यू इरफान जी। मैंने कब कहा बेटा हमारे से कड़वा नहीं होता। अब आपके एक बच्चे के आपके कहने से कुछ हो थोड़ी जाएगा, ठीक है। देखो अब आगे दूसरा, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट 2, देखो अब अगर मान लो किसी सिस्टम की एनर्जी के बारे में आप लोगों को नहीं पता, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है? देखो
तब हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अब हम पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात करते हैं। इनको हमें चेक करना कि स्टेबल क्या होंगे। तो इनके लिए रूल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम स्टेबल तब होते हैं जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इनके बाहरी कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई न्यूट्रल एलिमेंट होगा तो न्यूट्रल में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सी शेल में होगा, आपका के शेल में। तो हाइड्रोजन के पास के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है सर, बोलने वाले कुछ ही बोलेंगे पर आप बहुत अच्छे हैं, आप मस्त पढ़ाते, थैंक यू कल्याण जी। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, कुछ चीज ऐसी होती है ना, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये कमेंट जो होते हैं ना, ये खुद नहीं करता, ये करवाए जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर एसफाल्ट मीन्स मनीष कोलतार, देखो हाँ जी अरुण जी, ये लाइव क्लास है बेटा। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सी शेल में है, आउटर मोस्ट, इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, के शेल है, तो ये के शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल, तो देखोगे यहां पर कंडीशन क्या है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहां कितने हैं, एक, तो क्या है, ये अनस्टेबल। तो अगर ये अनस्टेबल है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी या कम, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया इसकी एनर्जी है 10 जूल। अब ये दूसरा भाई, इसी का दूसरा भाई ये हाइड्रोजन, मतलब इसी का दूसरा भाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये कौन सी शेल में होगा, के शेल में, तो ये भी अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अनस्टेबल होगा तो इसके पास भी एनर्जी ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल इसके पास एनर्जी है 10 जूल, क्योंकि दोनों सेम है ये। अब ये दोनों अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होना चाहेंगे या नहीं, चाहेंगे ना। जैसे आप लोग से पूछा जाए आप लोग स्टेबल हो या अनस्टेबल, आप बोलोगे अनस्टेबल हो। क्यों हो अनस्टेबल, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, शादी नहीं हो रही है ना, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, शादी होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी आएगी। और वैसे अगर आपसे कोई पूछता है आप काम क्या करते हो, तो यहाँ पर कुछ बच्चे इंग्लिश का यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप किसी को ये बताओगे कि आप अनएम्प्लॉयड हो, वो आपकी बात पर ध्यान दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, लेकिन जैसे ही आप उसे बोलोगे हम बेरोजगार हैं, तो जैसे ही आप बेरोजगार बोलोगे आपको तो फील होगा ही होगा, अगले को भी फील होगा, तो वाकई में बेरोजगार है ना। और इस बेरोजगार को, इस वर्ड को जितना फील करोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा, क्योंकि ईगो हर्ट होगी, ईगो हर्ट होगी तो पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, और सिलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहला फायदा है ना, फायदा नंबर 2, अगर अच्छी सरकारी नौकरी लगी तो अच्छी शादी होगी, है ना, और शादी तो फिर भी होनी है, बस डिफरेंसेस आप लोगों को पता है। ठीक है, दूसरा, अगर सरकारी नौकरी लगी तो सरकार आपको, अगर अच्छी सरकारी नौकरी लगी आपको तो सरकार आपको क्वार्टर भी देगी रहने वाला, है ना, और नहीं लगी तो खुद खरीद लोगे, माहौल बनाने वाला, है ना, गम भुलाने के लिए। तो देखो, तो आप लोग भी अनस्टेबल हो, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो, तो इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो इसी तरीके से ये भी स्टेबल होना चाहेंगे। तो इसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक की रिक्वायरमेंट है, और इसे भी एक की रिक्वायरमेंट है। तो करते क्या, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। ठीक है, तो यह है आपका कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। अब आपने बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देखा कभी, नहीं देखा ना, तो देख लो, ये रहे। ठीक है, सचिन जी क्या डाउट है बेटा, बोलिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब कमेंट ना करें, जैसे मैं पढ़ा के हटता हूँ ना तब कमेंट करो, जब मेरे सामने जो कमेंट आते हैं ना मैं वही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके अंदर, इसके इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन से पूछा जाए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन से पूछा जाए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसके पास भी 2, दोनों स्टेबल हो गए ना।
ठीक है। तो यहां से पता चलता बॉन्ड हमेशा कौन सी चीजें बनाएंगी, जो स्टेबल होंगी या अनस्टेबल। बॉन्ड तो इन्होंने बनाया ना, और ये क्या थे, अनस्टेबल। तो हमेशा अनस्टेबल चीजें बॉन्ड बनाती हैं, स्टेबल चीजें बॉन्ड नहीं बनाएंगी नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो अब ये स्टेबल सिस्टम हो गया, तो स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी एनर्जी है 8 जूल। तो देखो पहले सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी थी, 20 जूल, अब कितनी हो गई, 8 जूल। तो जैसे ही बॉन्ड बना एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज, डिक्रीज हुई, या बोलोगे रिलीज हुई। कितनी रिलीज हुई, चेंज इन एनर्जी कैसे निकालोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। एनर्जी की फाइनल वैल्यू कितनी है, 8 जूल, और इनिशियल कितनी थी, 20 जूल। तो क्या आ गया आंसर, -12 जूल। तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो 12 जूल एनर्जी थी ये सिस्टम से निकल गई है, सिस्टम से रिलीज हो गई है। सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार, ठीक है, कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो सिस्टम की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सिस्टम की एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। ध्यान रखना, बुक्स में आंसर गलत है, अभी क्लियर कर लेना। कुछ भी आंसर दे रखा हो आपको टिक क्या करना, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि जो थर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी का साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं उनके लिए स्टेबिलिटी रूल क्या बोलता है, जिनसे आपके सिलेबस में क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए स्टेटमेंट बता रहा हूं। तो बाकी एलिमेंट्स जो बच गए जिनसे आपके सिलेबस में क्वेश्चन बनेगा उनके लिए स्टेबिलिटी रूल कहता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट 2 करके लिखोगे, कॉन्सेप्ट 2 ये नहीं लिखना, मैं बताऊंगा ये कब लिखना है, अभी नहीं लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, for the stability of hydrogen and helium, देखोगे for the stability of hydrogen and helium, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए, for the stability of hydrogen and helium, हाइड्रोजन and helium, outermost shell, outermost shell, outermost shell must contain, outermost shell must contain 2 electrons, outermost shell must contain 2 electrons। हिंदी में लिखोगे, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेटा राहुल थोड़ी तमीज सीख लो, ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ की आप तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, ठीक है, बोलने की तमीज है नहीं आपको। कम टू द पॉइंट क्या होता है, आप अकेले ही बच्चे हो क्या, औरों को भी पढ़ाना पड़ता है। लिखो, हाइड्रोजन और हीलियम की स्थिरता के लिए बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि दूसरे तत्वों की स्थिरता के लिए, जबकि दूसरे तत्वों की स्थिरता के लिए, जबकि दूसरे तत्वों की स्थिरता के लिए, while for the stability of, while for the stability of other elements, while for the stability of other elements, outermost shell, outermost shell, इधर लिख देता हूं, outermost shell must contain, outermost shell must contain 8 electrons, outermost shell must contain 8 electrons, outermost shell must contain 8 electrons। जबकि दूसरे तत्वों की स्थिरता के लिए बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता मनीष जी, थोड़ी देर में आ जाएगा। बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब नोट करके पॉइंट लिखोगे, देखो नोट करके लिखोगे, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जब कोई आबंध बनता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जब कोई आबंध बनता है, ऑलवेज एनर्जी, ऑलवेज एनर्जी, ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड और डिक्रीज्ड, ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड और डिक्रीज्ड, ऑलवेज एनर्जी रिलीज्ड और डिक्रीज।
जब कोई आबंध बनता है तो उसमें इस तरीके से लिखो, जब कोई आबंध बनता है तो हमेशा ऊर्जा घटती है या बढ़ती है। तो हमेशा ऊर्जा घटती है या घटती है या निकलती है, बढ़ती नहीं। तो हमेशा ऊर्जा घटती है या निकलती है। तो हमेशा ऊर्जा घटती है या निकलती है। तो हमेशा ऊर्जा घटती है या निकलती है। उसका एग्जांपल नोट करोगे। पंकज जी, एक्सोथर्मिक उसे बोलते हैं जिस सिस्टम में एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जब भी किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे एंडोथर्मिक। कोर्स खत्म होने के बाद आकाश जी 1 से 1.5 महीने तक रहता है आपका। अच्छा, जो जीएस स्पेशल 16 है वो 1 साल के लिए रहेगा उसमें। हाँ, जो भी है वो जितनी वैलिडिटी है उतने दिन तक रहेंगे। सही बात करे प्रियांशु सर, ये क्लास लेते ही क्यों, मुझे भी नहीं समझ नहीं आता। हरियाणा एसएससी बेटा इससे मुश्किल होगा। हरियाणा एसएससी में जो आते हैं थोड़ा हाई लेवल का पेपर आता है, 11th 12th की चीजें आती है उसमें। अब गैस का स्टार्ट होगा सिलेक्शन जी, नाम तो लिख रखा है सिलेक्शन। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके समझाएंगे। अब गैसेस जब स्टार्ट होंगे, ये बेसिक था। क्या रिपीट करना है राहुल जी? कोई नहीं प्रियंका जी, लेट हो गए तो। सर जी साइंस स्ट्रीम से हैं, पर आज पता चल रहा है कि कितना कुछ है साइंस में। थैंक यू सर जी फॉर टीचिंग अस। थैंक यू जी। सर आप नंबर 1 हैं। थैंक यू सानू जी, नोट कर चुके तो जैसे ये नोट हो जाए तो बता देना, फिर मैं आगे पढ़ा दूँ। हाँ, एक ही बात है शाबाई जी, एक ही बात है। हरियाणा एसएससी के लिए जी आपको मैं अलग से गाइड करता हूँ, अभी रुक जाओ। थैंक यू अमित जी। मोबाइल तो कुछ नहीं है नवीन जी। आप बहुत कूल टीचर है सर जी, थैंक। हरियाणा एसएससी के लिए आपको साइंस में 11th 12th के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जी। कुछ बात ये है क्योंकि वो वहाँ कुछ भी उठा कर दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब गैसेस के बारे में देखो, बहुत बड़ा चैप्टर है गैसेस का। देखो, ये है अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। ठीक है, यहाँ पर आप लोग खड़े हो बिल्कुल मस्त माहौल बनाकर। माहौल बनाने के बाद सीधे ही रहना, इस कंडीशन में मत आ जाना, कुछ इस कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक गैसेस मिलती हैं, कोई बताएगा? अर्थ सरफेस से कितनी हाइट तक गैसेस मिलती है, कितने किलोमीटर तक मिलती है, जल्दी बता। सर आई लाइक द वे यू टॉक विद स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्टफुल मैनर। थैंक यू पंकज जी। चलो, एब्सोल्यूट चार्ज यहाँ पर है ही नहीं मनीष जी, कहाँ से बताएं? जो आपके सिलेबस में है ही नहीं जो चीज़, वो कहाँ से बताएं? सर अब साइंस अच्छी हो जाएगी। सरोज जी 12th वालों को शाम को पढ़ाते हैं, अभी तो ऑफलाइन जैसे बंद हो रहा है, अभी तो पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। नहीं तो मार्च अप्रैल में के स्टार्टिंग में या मार्च एंड में बैच स्टार्ट हो जाते हैं। ओके अखिलेश जी, 1000 किलोमीटर बहुत बढ़िया, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्ख हो, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो अब आगे एक चीज देखना, जो गैसेस मिलती हैं वो कितनी हाइट तक मिलती हैं? 400 किलोमीटर तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 400 किलोमीटर में क्या मिलती है? 100% गैस है। ठीक है, तो गैसेस का जो 97% है, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम परसेंटेज है, ठीक है, 27 किलोमीटर तक, इतने एरिया में मिलती है आपकी 97% गैसेस। ठीक है, ये जो एरिया, इतना ये जो एरिया है,
मतलब इतने जो 100% गैसेज होंगे उनमें से 97% तो कितनी हाइट तक होती है? 27 किलोमीटर की। डीएसएसबी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि गैसेज का 97% जो होगा, 97% गैसेज कितनी हाइट तक प्रेजेंट होती है आपकी? 27 किलोमीटर तक। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन सुनो। 400 किलोमीटर की हाइट तक गैसेज मिलती है, तो कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है? ये सभी को पता होगा, नाइट्रोजन। परसेंटेज 78। क्या लगता है एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या लगता है पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता ना, मूर्ख को 3 बार पूछा है, 2 बार इसका नाम, 1 बार इसकी परसेंटेज। ठीक है, कल्याण जी 18 किलोमीटर तक। बेटा टेंशन ना लो, जो लिखवा रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट डाटा लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप रेंज बता रहे हो ना 5000 किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर, बहुत अलग अलग चीजें होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखोगे आप। ठीक है, सेकेंड नंबर पर मिलती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21। अब जो अदर गैसेज बच गई, अदर गैसेज का परसेंटेज कितना होगा? 1%। अब पेपर का क्वेश्चन, इस 1% में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है? इस 1% में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? हाँ, नया चैप्टर है गैसेज का। अरे भगवान नहीं है तेज जी, मैं भाई सिंपल सा इंसान हूं, जल्दी बताओ। इस 1% में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? जुएर सर, आप आई एम यूपी पी सेलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन जुएर जी। जल्दी आंसर बताओ, इस 1% में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? अमोनिया, CO2, आर्गन, मीथेन। मतलब जिसको CO2, जिसको जो पसंद आ रही है वही आंसर दे रहा है। जय श्री राम आशीष जी। CO2 मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं CO2, बहुत बढ़िया। ये जो CO2 आंसर बता रहे हैं इन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मूर्खों 0.93% मिलती है आर्गन, वो तो 0.03 है। अब ये जो आर्गन होती है, इस आर्गन का एक स्पेशल नाम है। इस आर्गन को क्या बोलते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कर्ष गैस। सोचना नहीं है मूर्खों, सारे इसी के नाम है। ठीक है, इसी को बोलते हैं आर्गन को ही बोलते हैं हम। ये जो आर्गन है इसी को बोलते हैं हम नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्ट अक्रिय, उत्कृष्ट अक्रिय या निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट अक्रिय या निष्क्रिय गैस। जो मेरी 5 क्लासेस झेल गया, ठीक है, जो मेरे से 5 क्लासेस पढ़ के रुका रह गया, ठीक है, तो उसको केमिस्ट्री कभी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, गारंटी है। बल्ब में हाँ यूज होती है, बताएंगे। बल्ब में नाइट्रोजन भी होती है। जल्दी नोट करो, नोट करते नोटेड लिख दिया करो बस। गुरुजी मेरा आंसर था आर्गन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। जलते हैं लोग आपसे सर, होता ही है बेटा, ये तो होता ही है। जल्दी बताओ। अब मेहनत हमने कर रखी है तो पसंद भी तो हम ही करेंगे ना, कंटेंट में इतना दम है। नंबर जी आप लोगों को दे रखा है मैंने, अब पिछली वीडियोज में दे रखा, नहीं तो लास्ट में बात करेंगे। टेलीग्राम लिंक दोबारा बता दूंगा, ठीक है, जल्दी नोट करो। नोटेड, देखो तो नोट कर ले। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी गैस है जो इस 400 किलोमीटर की हाइट में नहीं मिलेगी? ऐसी कौन सी गैस है जो इस 400 किलोमीटर की हाइट में नहीं मिलेगी? रियली सर केमिस्ट्री काफी अच्छा लगता है, थैंक यू बेटा। नहीं, अलग अलग होता है, कैरोसिन, प्रेम कैरोसिन। जल्दी बताओ, शाहरुख खान लगते हो आप। अरे कहाँ शाहरुख खान, लिखो। अच्छा लग रहा है आपसे केमिस्ट्री पढ़ के। जल्दी आंसर बताओ। अच्छा मनोज जी कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा, आप दिल्ली पुलिस में हो। अब कोई परेशानी नहीं आएगी मेरे को केमिस्ट्री में, बहुत बढ़िया। हाँ लाइव विष्णु जी आंसर बताओ। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। रूबी जी जल्दी बताओ। गुरु जी इन्वर्टर, क्या कह रहे हो साथी? इन्वर्टर में समझा नहीं, MS धोनी की तरह कूल है सर। अरे आंसर बताओ जल्दी। ऐसी, अच्छा वाटर आंसर बता रहे हो। अच्छा ऐसी कौन सी गैस है जो इस 400 किलोमीटर की हाइट तक नहीं मिलती? तेजेंद्र जी कह रहे हैं नाइट्रोजन, CO2, O2। मूर्ख हो, ये मिल तो रही है। नाइट्रोजन मिलती है तभी तो लिखी है, ऑक्सीजन मिलती है तभी तो लिखी है। इसके अंदर 0.03% CO2 भी होती है, ये तो पता है ना, ये तो मिलती है। मैं कह रहा हूं जो कौन सी नहीं मिलती। कमेंट आ रहे हैं पंकज जी, जल्दी बताओ। ओजोन, ओजोन 50 किलोमीटर की हाइट पर है।
सर मैंने ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री पढ़ा था, महारत अभी तक हासिल नहीं है कि चांस सीख जाऊँ। बिल्कुल सीख जाओगे विनय जी, जल्दी बताओ, आप खुद ही बताना, तो 3-4 क्लास के बाद खुद बताना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सीखो। एक बात बताओ, इस 400 किलोमीटर की हाइट में हल्की गैस नहीं मिलेगी या भारी गैस नहीं मिलेगी? सुमित्रा जी आर्गन तो ये लिखी हुई है बेटा, आर्गन तो मिलती है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, नहीं मिलती। हल्की गैस नहीं मिलेगी या भारी नहीं मिलेगी, ये बताओ। हल्की गैस नहीं मिलेगी या भारी नहीं मिलेगी? सुनो मूर्खों, दोनों ही नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? जो हल्की होगी उसकी डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम होगा, तो डेंसिटी कम होने की वजह से वो गैस क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएगी, ठीक है। और जो भारी होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो अर्थ क्रस्ट में आ जाएगी। अब मुझे ये बता दो, सबसे हल्की गैस कौन सी है? कौन सी है सबसे हल्की गैस? जल्दी बताओ। आप लोग आंसर दोगे हीलियम। मूर्खों, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस। तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। और रेडॉन भारी गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। तो रेडॉन कहां पर मिलेगी? ज्योग्राफी का क्वेश्चन सुनो, रेडॉन कहां पर मिलेगी? अर्थ क्रस्ट में होगी ना, भूग्रह में होगी, भूगर्भ में होगी ना। तो जब भूकंप, क्वेश्चन पूछा जाता है जब भूकंप आता है तो कौन सी गैस सबसे पहले बाहर निकलती है? तो कौन सी गैस निकलेगी जो उसके अंदर प्रेजेंट होगी? तो कौन सी प्रेजेंट होती है? रेडॉन। तो जब भी अर्थक्वेक आता है सबसे पहले कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन, ठीक है। तो नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, hydrogen is not present in the atmosphere, hydrogen is not present in the atmosphere because it is the lightest gas, because it is the lightest gas। हिंदी में लिखोगे, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होने के कारण वायुमंडल में नहीं मिलती। नेक्स्ट वन लिखोगे, रेडॉन इज दैट हेवीएस्ट गैस, रेडॉन इज दैट हेवीएस्ट गैस which is not present in the atmosphere, which is not present in the atmosphere। लिखो हिंदी में, रेडॉन वह भारी गैस है, रेडॉन वह भारी गैस है। अरे आएंगे बेटा, बैलून में कौन सी गैस होती है? अरे आएंगे, सभी पर आएंगे। इसमें आप गैसेस के कितने भी क्वेश्चन पूछना, मैं सारे करा के जाऊंगा। रेडॉन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती। रेडॉन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती। रेडॉन वह भारी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलती। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन इनका। ठीक है, अब इंडिविजुअली गैसेस को पढ़ेंगे। हेडिंग डालो। सबसे पहले हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। हिंदी में लिखोगे, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट और अक्रिय गैस, उत्कृष्ट और अक्रिय गैस। तो इनके बारे में बात कर लेते, कौन कौन सी होती है ये? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ओगोनेशन। अब देखो, हीलियम का सिंबल होता है He, नियोन का सिंबल होता है Ne, आर्गन का सिंबल होता है Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जिनॉन का Xe, रेडॉन का सिंबल आप बताओगे, ओगोनेशन का होता है Og। रेडॉन का सिंबल बताना एक बार जल्दी से, क्या होगा? रेडॉन का सिंबल बताओ। नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा प्रियंका जी, पीरियोडिक टेबल अलग है, इनके बारे में पढ़ना है, इनके यूजेस क्या हैं। रेडियोथेरेपी में यूज होता है रेडॉन गैस का। सरोज जी लिखवाऊंगा अभी, पहले आंसर बताओ इसका। हाँ जी प्रिया जी, आपके कमेंट आ रहे हैं।
RD, RN। देखो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं और जो जिंदगी में बोलोगे नहीं भी याद कैसे करना। देखो आप इन केसेस के सिंबल देखो, स्टार्टिंग के जो पहले दो अल्फाबेट वही इनके सिंबल है ना। अब इसमें देखो इसके में भी, इसके सिंबल में भी दो अल्फाबेट होंगे, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, पहला और आखिरी। तो इसका सिंबल हो जाएगा RN। CPO सुना होगा आप लोगों ने, है ना, ये बस यही सुना है, PO PO, डेली PO, रोज PO, सुबह शाम PO, बस पीते रहो, है ना। CPO 2017, CGL 2017 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो याद रखना रेडॉन का सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन का 10, इसका 18, ठीक है। बता दूंगा मैं इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करने हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब बता दूंगा, अभी सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं क्या होगी। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, के में कितने आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों किस में होंगे, आपके के में। इसमें है 10, तो 10 में से के में कितने आएंगे, 2 आएंगे। एल में कितने आएंगे, 8। यहाँ कितने आएंगे, 2, फिर 8, फिर 8। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक ये भी लिख लेना, ये ग्रुप 18 है आपका, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 है, ठीक है। किसी भी ग्रुप के पहले तत्व को छोड़ दो एक बार, जैसे इसमें हमने हीलियम को छोड़ दिया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट कौन सा आया, नियोन। तो नियोन के आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इस ग्रुप में, उन सभी के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 8। इसी तरीके से क्रिप्टॉन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 8 आएंगे। जिनोन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 8 आएंगे। रेडॉन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 8 आएंगे। ओगोनेशन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो एक बात बताओ, हीलियम स्टेबल है या अनस्टेबल, स्टेबल है, क्योंकि इसके स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। नियोन स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टेबल है। तो सारी नोबल गैसेस स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है। तो स्टेबल है तो ये बॉन्ड बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। बॉन्ड नहीं बनाएंगी तो मतलब ये रिएक्शन करेंगी, नहीं करेंगी। तो ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इन्हें बोलते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, they does not react, they does not react, they does not react, they does not react, and named as noble or inert gases, and named as noble or inert gases। हिंदी में लिखोगे, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्रिया नहीं करती, ये क्रिया नहीं करती, ये क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। अरे आनंद जी, रेडॉन में 8 ही आएगा, टेंशन ना लो, रेडॉन में भी 8 ही आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। अरे मनीष, ये सारी ट्रिक्स बताऊंगा बेटा आप लोगों को, टेंशन हो, मुझे पता आप लोगों को आता है, थोड़ा बहुत मुझे भी आता है, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल आएगी तब मैं आपको बताऊंगा ये सारी ट्रिक्स, करना पड़ता है। सविता जी लिखो, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण, मानस जी सॉरी सर क्यों बोल रहे हो बेटा, क्या हो गया, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी किस बात के लिए बोल रहे हो, आपको लगता है, जरूरी थोड़ी है कि मैं जो पढ़ाऊँ आपको समझ में आए, सब बच्चों को समझ में आए तो सब मेरे पास ही ना पढ़ लें, ठीक है। चलो, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्रिया नहीं करती, ये क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से, आपने अच्छा पढ़ाया, कोई बात नहीं। इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये क्रिया नहीं करती, जिसकी वजह से इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसकी वजह से इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता था। अच्छा, क्या आप गलत थे, कोई नहीं बेटा, आपको जैसा ठीक लगे। अब देखो आगे, देखो इनके बारे में। अब जैसे हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है,
हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है H, ठीक है, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है H2। इसी तरीके से नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है N, ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करें तो ये हो जाता है N2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल होता है O, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो उसे बोलते हैं हम O2। अब मुझे एक बात बताओ, इसी तरीके से हीलियम गैस को हम He लिखेंगे या He2 लिखेंगे? बताओ भाई, He लिखोगे या He2 लिखोगे? आप मस्त हो सर, थैंक यू बेटा प्रकाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो ये करेक्ट है, यहीं से क्वेश्चन और बता देता हूं, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो MgSO4 है, इसके अंदर टोटल एटम्स कितने हैं, तो कैसे काउंट करोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक मैग्नीशियम का, एक सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, तो टोटल एटम कितने हो गए? 6। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ना, इनसे पता चलता है कितने एटम्स होते हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये करेक्ट है, अगर ये करेक्ट होगा तो इसमें कितने एटम्स होंगे? ये नंबर बताएगा 2 एटम्स होंगे। अगर इसमें 2 एटम्स होंगे तो दोनों के बीच कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अभी हमने पढ़ा कि हीलियम गैस बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत है। हीलियम को हम ऐसे नहीं लिख सकते, हीलियम को ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसमें कोई आपसे पूछता है कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो हीलियम गैस में कितने एटम्स होते हैं? 1 एटम होता है, क्योंकि ये स्टेबल है। इसी तरीके से नियोन भी क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगी, बॉन्ड नहीं बनाएगी किसी के साथ। बॉन्ड नहीं बनाने का मतलब किसी के साथ जुड़ेगी ही नहीं, तो जुड़ेगी नहीं तो कितने एटम्स होंगे? 1 ही एटम्स होगा। तो ये सारी नोबल गैसेज जो है ये स्टेबल होने के कारण बॉन्ड तो बना नहीं रही किसी के साथ, बॉन्ड नहीं बना रही। तो बॉन्ड नहीं बना रही तो इनके अंदर कितने एटम्स होंगे? 1 ही एटम होगा। और जिस गैस के अंदर 1 एटम होता है उसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक गैस। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनो एटॉमिक गैस, निम्न में से कौन सी एक परमाणु वाली गैस होती है? ऑप्शन होते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? ऑप्शन सुन लो दोबारा। ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। सिर्फ नोबल गैसेज ही मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं, सिर्फ अक्रिय गैसों के अंदर ही 1 एटम होता है। तो नेक्स्ट वन लिखोगे, all noble gases are monoatomic gases. All noble gases are monoatomic gases. सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। All noble gases are monoatomic gases. सभी अक्रिय गैस, हाँ जिनोन तो बनाता है, एनसीजी बॉन्ड बनाता है, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। जिनोन बॉन्ड बनाता, अभी जिनोन का टॉपिक आने दो, जब पढ़ाऊंगा उसे। ऑल नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक गैसेज। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। सभी अक्रिय गैस, लेकिन वो सबके साथ नहीं बनाता, इसलिए नहीं लिखवा रहा, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। सभी अक्रिय गैस एक परमाणु वाली होती हैं। अब एक चीज याद रखना, देखो एक आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछ लेते हैं किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो सब मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि वो साइंस स्पेशल में पढ़ाते हैं, वो आपके सिलेबस में यहाँ नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन, ये टॉपिक आया हुआ था, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से बना लेना, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ये याद रखना, आयनन ऊर्जा घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? आपकी हीलियम की। इसको समझा तो देता बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। एक पॉइंट ये याद कर लो, इसका रीजन भी है, लेकिन उसको समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में और समझाना पड़ेगा, जिसलिए आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे अमंग नोबल गैसेज हीलियम गैस, among noble gases, helium gas has the highest value of, have the highest value of ionization energy, have the highest value of ionization energy, लिखोगे सभी अक्रिय गैसों में से हीलियम गैस की आयनन ऊर्जा
सभी अक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुंदन जी सिखा दिया है मैंने। सभी अक्रिय गैसों में से, सभी अक्रिय गैसों में से हीलियम गैस की आयनन ऊर्जा, हीलियम गैस की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। हीलियम गैस की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। सुब्रो जी आपका कमेंट चला गया बेटा, नीचे चला गया। थोड़ा सा पढ़ा था कि मेरी एज 29, अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे आगे पता नहीं आपका जी, ठीक है, पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाया हूँ मैं, तो लिखोगे अक्रिय गैसों में हीलियम गैस की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। और इसे बना लो जल्दी से। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, हाइड्रोजन है लो। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये कोई भी तत्व गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने आप बाहर नहीं आता। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे इसको आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मतलब होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, ठीक है पंकज जी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, पीरियोडिक टेबल में आएगा। व्हाइट कोल तो बेटा डायमंड को कहते हैं सचिन जी। अच्छा सीजल फर्स्ट टाइम जीएस पढ़ रहा हूँ, कोई 27 लास्ट चांस नहीं है, इस तो 30 है सीजीएल के लिए। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए 27 है, बाकी सभी के लिए 30 है। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए शायद 27 है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो सीजीएल लेट होगा, तो अब बार अच्छे से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन लगाओ, हो जाएगा। अरे सुब्रत जी, वो सब मजाक की बातें होती है। सविता जी मैं रोहतक से हूँ, रोहतक से, लेकिन रहता दिल्ली हूँ। ओगोनेशन है सरोज जी भारी गैस सबसे। ओगोनेशन एक मैन मेड आर्टिफिशियल नोबल गैस है ब्रजेश जी। सचिन जी व्हाइट कोल हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी को क्यों बोलेंगे, रीजन बताओगे? डायमंड को बोला जाता है व्हाइट कोल। ठीक है, नोट कर चो, आगे देखो, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, भी टेंशन ना लो। चलो मुझे एक बात बताओ, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, बताओ जल्दी। जिसका कोई नहीं होता उसका, बताओ जल्दी आंसर। हाँ भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका आंसर दो मेरे क्वेश्चन में। किस में लिखा ये एसटी, क्या मैं समझा नहीं सचिन जी। यूट्यूब चैनल का नेम भी बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, दोबारा सारी चीजें। हाँ, जिसका शेखर जी कह रहे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मूर्खो, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता। ठीक है, ये भगवान भगवान कहां से आ गया? जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, ध्यान रखना। ओके सहिता जी, देखो, हाँ आते हैं। तो जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, लेकिन यहां पर केमिस्ट्री में होता है, जहां पर कोई भी फोर्सेस नहीं होंगे वहां पर वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से सुनना, जहां पर कोई भी फोर्स नहीं होते वहां पर कौन से फोर्स होंगे? वैन डर वाल फोर्स। जैसे बैलून है, हमने इसके अंदर हीलियम गैस को भरा, तो जब हम हीलियम गैस को इसके अंदर भरेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर हीलियम का सिर्फ एक ही एटम होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो ये हीलियम के मैंने 3 एटम ड्रॉ किए हैं इसके अंदर। तो यहां पर देखो, दोनों के बीच में कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है ना, तो अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन फिर भी एक गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स मिलते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो कोई तो फोर्स होगा जो इनको जोड़े रखता है, कोई तो फोर्स होगा जो इनको बांध के रखेगा। तो जहां पर कोई भी फोर्स नहीं होगा वहां पर फोर्स होता है वैन डर वाल फोर्स। तो नोबल गैसेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है? आपका वैन डर वाल फोर्स। और केमिस्ट्री का ये जो वैन डर वाल फोर्स है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। ध्यान से सुनते जाना, लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। तो वैन डर वाल फोर्स किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। और वैन डर वाल फोर्स क्या सबसे कमजोर बल है? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नोबल गैसेस का। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, नोबल गैसेस लिखो। नोबल गैसेस हैविंग लो वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग लो वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से ना, कैसे लिखूं मैं बताता हूं, ऐसे ऐसे लिखो। बिटवीन नोबल गैसेस,
इस तरीके से लिखो, बिटवीन नोबल गैसेस, बिटवीन नोबल गैसेस van der Waals forces are present, between noble gases van der Waals forces are present, between noble gases van der Waals forces are present, and van der Waals forces and van der Waals forces and van der Waals forces, यहाँ लिख रहा हूँ इसका, and van der Waals forces are the weakest force, and van der Waals forces are the weakest force, are the weakest force, hence they are having, hence they are having, hence they are having very low value of, hence they are having very low value of boiling point, hence they are having very low value of boiling point. हिंदी में लिखोगे, अक्रिय गैसों के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य, उसके नीचे ये लिख लेना, फिर जो बॉक्स में फिल कर रहा हूं ये उसके अभी स्टेटमेंट के बाद लिख लेना. हिंदी में लिखो, अक्रिय गैसों के मध्य हाँ वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा, लेकिन वो फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है. स्टैंडर्ड फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, 4 तरीके के फोर्सेस होते हैं, ठीक है. तो केमिस्ट्री में वो सब नहीं आता, वो फिजिक्स का टॉपिक है. पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, आंसर दोगे ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं भी पढ़ाता हूँ फिजिक्स में, टेंशन ना लो, ठीक है. ग्रेफाइट में क्या होता है, डायमंड में, बकमस्टर, ये सारे अलग अलग है, पढ़ेंगे सब, लिखो. अच्छा ग्रेफाइट में पूछ रहे हो, हाँ ग्रेफाइट में भी यही होते हैं, वेन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा. लिखो, अक्रिय गैसों के मध्य, अक्रिय गैसों के मध्य वेन डर वाल्स बल होता है, अक्रिय गैसों के मध्य वेन डर वाल्स बल होता है. सचिन जी ऑप्शन डिपेंडेंट है, फिर उसमें डायमंड नहीं होगा. बात ये जो आपके पेपर में ऑप्शन आएगा उसमें डायमंड नहीं होगा, इसलिए बोला होगा. ये आपने ये आंसर किरण की बुक में देखा होगा, किरण के बुक में दे रखा होगा, उसमें आंसर गलत होते हैं, ठीक है. लिखोगे, अक्रिय गैसों के मध्य वेन डर वाल्स बल होता है, जो कि एक कमजोर बल है. हाँ जी सानू जी लाइव है. जो कि एक कमजोर बल है, जो कि एक कमजोर बल है, इसीलिए इनका कवथनांक सबसे कम होता 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 है, ठीक है. उसके बाद ये लिख लीजिए, वेन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया बोलो चाहे साइज बोलो, बात एक ही है, ठीक है. सरफेस एरिया, जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, ठीक है. किरण की बुक में बहुत सारी गलतियां हैं. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इनके बारे में. अब मुझे बताओ, ये जो अब मैंने ये तो बता दिया कि ये जो अक्रिय गैस है पूरी पीरियोडिक टेबल में इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है. अब मुझे बताओ इनमें सबसे कम किसका होगा, इनके अंदर से अगर आपसे पूछे जाए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ओगोनेशन, इनमें से सबसे कम किसका हो, जल्दी बताओ. सर येलो सूट्स यू, थैंक यू. और सचिन जी बताया नहीं आपने, किरण की बुक में देखा होगा ना ये आंसर, एक बार ये बता दो फिर मैं आपको बता देता हूं. जल्दी बताओ, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. लग नहीं रहा कि ये लाइव है, बीजी लाइव है. कल का पता नहीं, शेड्यूल में देख लेना. अरे इसका आंसर बताओ, ये कंप्लीट हो जाएगा बस. अगली क्लास में इनके यूज से स्टार्ट करेंगे. हीलियम का यूज कहाँ करते हैं, नियोन का कहाँ करते हैं, अगली क्लास यूज से स्टार्ट करेंगे. पहले बस इसका आंसर दो. हीलियम, ओगोनेशन, हीलियम का सर, ठीक है, काफी बच्चों का, ठीक है. अब देखो, अब ये जो वेन डर वाल्स फोर्सेज हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, आपके साइज पर डिपेंड करते हैं. यानी कि जिसका साइज होगा ज्यादा होगा उसके अंदर वेन डर वाल्स फोर्सेज ज्यादा होंगे, और अगर वेन डर वाल्स फोर्सेज ज्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. देखो इन सभी में वेन डर वाल्स फोर्सेज हैं, तो जिसके अंदर ये वेन डर वाल्स फोर्सेज ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसके अंदर ये वेन डर वाल्स फोर्सेज वीकर होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट वीकर होगा. अरे मोबाइल से तो छोड़ो यार, वो तो गलत है बेटा, टेंशन न लो, डायमंड को बोला जाता है, ठीक है. अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप समूह में जब नीचे की तरफ जाओगे
डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ा तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे। अगर वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें इस तरीके से लिख लोगे, सबसे कम किसका होगा? मिनिमम, और इनमें सबसे ज्यादा इसका, ठीक है, इसको लिख लेना। समूह में नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बस अब इसके बाद आप पूछ लेना। बुक्स के बारे में मैं बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूं, ये लिख लो। समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है। मुकेश जी ऑर्डर दे रहे हो, बोर्ड पर डेट लिखे, जरूरी है, नहीं लिखते भाई, पढ़ लो ना। समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसकी वजह से वैन डर वाल बल बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वैन डर वाल बल बढ़ते हैं, वैन डर वाल बल बढ़ते हैं और क्वथनांक बढ़ता है। वैन डर वाल बढ़ते हैं और क्वथनांक बढ़ता है। वैन डर वाल बल बढ़ते हैं और क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। और ये नोट कर लीजिए। अब ध्यान से सुनो भाई, बुक जो हिंदी मीडियम वाले हैं सबसे पहले वो करेंगे घटना चक्कर का बुक, एसएससी के घटना चक्कर का बुक करेंगे। उसके बाद रेलवे के क्वेश्चन करेंगे। रेलवे के लिए कोई भी बुक लो, प्रीवियस ईयर लेने सबसे पहले, ध्यान रखना प्रीवियस पेपर करोगे। हिंदी मीडियम वाले घटना चक्कर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रेलवे वाले घटना चक्कर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले। ये होने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर पीसीएस वाली जो बुक आती है साइंस की वो करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले किरण की बुक खरीदेंगे, किरण के प्रीवियस पेपर करेंगे। आंसर सारे, मोस्टली आंसर सारे नहीं, 50% एरर है उसमें, 50% आंसर आपके गलत होंगे। तो गलत होने से आप उसके आंसर नहीं देखो, आपको करना है क्वेश्चन पढ़ो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो मुझसे पूछना, मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नहीं तो मेरे नोट्स पढ़कर एक बार सिलेबस हो लेने दो थोड़ा, मेरे नोट्स पढ़कर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। जो नहीं होंगे मुझसे पूछ लेना, उनके आंसर मैं बताता हूँ। उसके बाद आप लोगों को भी रेलवे वाले प्रीवियस पेपर करने हैं। वो किसी भी कोई भी पब्लिकेशन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन किरण की में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं लेकिन आंसर उसमें गलत है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर ये करने के बाद आप सभी को पीसीएस वाला घटना चक्कर करना, पीसीएस वाला इंग्लिश मीडियम में आता है वो, ठीक है। अब बताओ, टेलीग्राम में लिखोगे आप साइंस बाय सतेंद्र सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं है तो मैंने क्लास की, अगर ऐसे ना मिले तो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिंक लिखा था, जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको लिंक दिया था। लास्ट टाइम ये नंबर दे रहा हूं, ठीक है, ये नंबर है। तो ये टेलीग्राम इस तरीके से सर्च करोगे, स्पेलिंग देख लेना, DER है, कभी RA लगा दो, DER है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम लिंक को मैक्सिमम शेयर करना भाई, ठीक है। अनवल जी, CHSL में कई बार 5 क्वेश्चन भी आते हैं, केमिस्ट्री 3 भी आते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, लेकिन ज्यादा आते हैं। टेंशन ना लो, CHL में साइंस ज्यादा आती है, किसी पेपर में नहीं भी आती, वो किस्मत पर निर्भर है। ठीक है। अब किसी को डाउट? घटना चक्कर साक्षी जी बता तो दिया, पहले घटना चक्कर कीजिए आप लोग, बाकी मेरे नोट्स प्लस घटना चक्कर, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। आपका हो जाएगा कवर सब। अब क्लास स्टॉप करते हैं। अब किसी और कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो भाई जल्दी से। विभाजी आज क्लास 2 बजे से होती है, ऐसा यूट्यूब चैनल रह गया? यूट्यूब चैनल ये है। और मैं केमिस्ट्री बेटा हर लेवल की पढ़ाता हूँ, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास की पढ़ो, नीट IIT BSc में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, ठीक है। हाँ कब, कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये DER है भाई। मेरे इस चैनल की वीडियोस को शेयर भी करना आप लोग, ठीक है, आपके काम आएगा। आगे मैं इसमें वीडियो डालता रहूँगा, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं डाल पाया था, लेकिन डाल रखी बहुत सारी वीडियो, आप कवर कर सकते हो। फिजिक्स की वीडियोस भी, हाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं केशव जी, फिजिक्स की मेरी डेमो वीडियो जिसमें पढ़ी है आप देख भी सकते हो। ग्रेविटेशन की पढ़ी है, लाइट की पढ़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने ऐड कर रखा आप लोगों को। बाकी टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लो, जरूरत नहीं है फिर।
कैरियर विल बेस्ट टीम जीएस, थैंक यू। अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे आएगा। पहले एक बार एएलपी के लिए साइंस स्पेशल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा प्रवीण जी। एएलपी के लिए पूरा साइंस का घटना चक्र आता है, केमिस्ट्री का नहीं आता, पीसीएस का साइंस का आता है और बाकी एसएससी का सारे सब्जेक्ट का आता है जीएस के। रोशन जी क्या है आपके कमेंट्स बोलिए। ये है टेलीग्राम लिंक पर जुड़े जो मैंने आपको बता रखा है। हाँ केशव जी पढ़ाए हैं फिजिक्स, देख लेना। ग्रुप में कैसे जुड़े आपको बताया तो लिंक आज। विभाजित 2 बजे थे, वो गलती से हो गया, वो 2 बजे से टाइम ही नहीं। अच्छा कल आपने स्टेटस पर शेयर किया था, थैंक यू अखिलेश जी। और जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप में उन्हें भी आगे शेयर कर दीजिए करो थोड़ा, और देख भी लिया करो, फ्री टाइम में उन्हें देख लिया करो, जैसे आपको टाइम मिलता है जिसमें जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले उसे नोट्स बना लिया करो। गुरुजी मजा आ गया केमिस्ट्री पढ़ के गुरुजी। कल्याण जी अभी ऑनलाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ, 11th-12th का ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, अब ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। वो आइसोटोन है ना गरिमा जी, हर एक एलिमेंट के आइसोटोप आइसोबार होते हैं, वो उसका आइसोबार है, जो 15 वाला आइसोबार है उसका, वो नाइट्रोजन का। हाँ वो इसलिए कर रखिए, कमेंट ऑफ इसलिए कर रखिए उसमें कि आप लोग कमेंट करोगे, बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं जिससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए ग्रुप को ओपन नहीं कर रखा सबके लिए। ठीक है चलो भैया अब खत्म करते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। बताया तो है कल्याण जी 11th-12th ऑनलाइन पढ़ा, ऑनलाइन अभी स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी पहले अब, लेकिन 12 साल से तो ऑफलाइन ही पढ़ा रहा था, अब ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। हाँ केवीएस के लिए सफिशिएंट होगी, देखते कल का भी नहीं पता। 4th क्लास आज कोई नहीं, सोनिया जी अब अपलोड करवा बोल देंगे, जो क्लास अपलोड नहीं उसे अपलोड करा देंगे। मस्त पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू शांति जी। न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़कर रेलवे सारा कवर हो जाएगा, नहीं करेंगे ओपन विनीत जी, टेंशन ना करो ठीक है। हाँ एटॉमिक मास 14 ही होता है गरिमा जी, 15 होता है तो उसको आइसोबार बोलते हैं, नाइट्रोजन का आइसोबार होता है जिसका मास 15 होता है। ठीक है चलो ओके भाई, थैंक यू।